सरकार ने कहा चालू वित्त वर्ष में देश 6.5 से 7% की जीडीपी वृद्धि हासिल कर लेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार चरम पर, राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहे हैं। मैसूरू लोकायुक्त पुलिस ने मूडा घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, कहा कि उनका देश शांति के लिए इच्छुक। इंडोनेशिया में पश्चिम सुमात्रा में एक गैर लाइसेंसी सोना खदान के धंसने से 15 श्रमिकों की मौत और 25 अन्य लापता। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्रालय ने अगस्त महीने के लिए अपनी कल जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा है कि भारत चालू वित्त वर्ष में 6.5% से 7% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि हासिल कर लेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी प्रमुख गैर कृषि क्षेत्रों में 5% से अधिक की वृद्धि से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक प्रगति जारी रही। नरम खाद्य और मुख्य मुद्रास्फीति के कारण खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2024 में 3.7% पर रही। आर्थिक समीक्षा में वैश्विक व्यापार की गतिशीलता और वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में अनिश्चितता के बारे में सचेत किया गया है। इसमें राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय में गिरावट, यात्री वाहनों की बिक्री में कमी, शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में धीमी वृद्धि के बारे में भी बताया गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दल रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी नेता प्रियंका गांधी भी कल रैलियों को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा में अंबाला जिले के बराडा, कुरुक्षेत्र के लाडवा और रेवाड़ी में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बढ़ाया है। हमने पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों को आरक्षण में लाया, क्रीमी लेयर को बढ़ाने का काम किया और जितनी भी नौकरियां दी, किसी को ना खर्ची लगी है ना पर्ची लगी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आज शाम कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस पार्टी नेता कुमारी शैलजा भी डबवाली के गोरीवाला और सिरसा के खैरपुर गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पृथला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सुश्री मायावती ने भाजपा और कांग्रेस की आलोचना की। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने शांति के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश इजराइल का विनाश चाहने वाले दुश्मनों से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल को ईरान से कई युद्ध मोर्चों पर अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इजराइल और हमास युद्ध के बारे में श्री नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक सामान्यीकरण समझौता पहले से कहीं अधिक करीब लग रहा था, लेकिन फिर पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हजारों हमास आतंकवादियों ने इजराइल में घृणित अत्याचार किए। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी की समीक्षा के बाद राज्य सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी। हम लोग ने पूरा झारखंड प्रदेश ने परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया था। 2 तारीख ये यात्रा का समापन होगा। ये समापन समावेश में प्रधानमंत्री जी हमारा बीच उपस्थित होगा। 3 या 4 तारीख सुबह हमारा मैनिफेस्टो का की पॉइंट हम लोग जारी भी कर दूंगा और साथ साथ में हमारा चुनाव कमेटी का बैठक भी शुरू हो जाएगा।
महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने आज मुंबई में कई बैठकें की। आयोग ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक और पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला से मुलाकात की। आयोग ने आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट नहीं सौंपने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा है कि मंत्रालय लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 100 दिनों में मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री जाधव ने कहा कि मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आयुष प्रणालियों के एकीकरण में सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा इस संबंध में वियतनाम के साथ भी एक समझौता किया गया है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में 14,692 आयुष शिविर आयोजित किए गए। श्री जाधव ने कहा कि मंत्रालय ने आयुष उपचार को मुख्य धारा की स्वास्थ्य देखभाल में शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेजों को शामिल करने के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई। श्री जाधव ने बताया कि हर घर आयुर्वेद पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये हर घर आयुर्वेद पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हम लॉन्च करने वाले हैं वो है देश का प्रकृति परीक्षण। लगभग इस देश के अभी तो हमने टारगेट वैसा 1 करोड़ का बताया है, लेकिन 5 करोड़ लोगों का परीक्षण आयुर्वेदिक के माध्यम से हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन गया है। चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में सिस्को की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में इस सुविधा का उद्घाटन वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में देश के विकास का एक प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की दूरसंचार प्रणाली का समग्र विकास होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में हाल के समय में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। मिजोरम के आइजोल में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 के वार्षिक सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि पूर्वोत्तर की आर्थिक वृद्धि के लिए रेलवे लाइनों, सड़कों और हवाई कनेक्टिविटी का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भौतिक, डिजिटल और सामाजिक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को सीमांत क्षेत्र से प्रथम क्षेत्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का नेतृत्व उत्तर प्रदेश कर रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पूरे देश में इस अभियान के अंतर्गत 80 करोड़ 84 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इनमें से केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 26.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए आभार जताया और सभी को बधाई दी। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पेड़ लगाएं, वृक्ष बचाएं जन अभियान 2024 के अंतर्गत एक ही दिन में 36 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए गए थे। मैसूरू में लोकायुक्त पुलिस ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में सिद्धरमैया को पहले आरोपी के रूप में और उनकी पत्नी और साले को आरोपी बनाया गया है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे। विशेष अदालत का ये फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मूडा द्वारा उनकी पत्नी बीएम पार्वती को 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों पर सिद्धरमैया के खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया भर में आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को जोड़ने और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका पर हर साल 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय पर्यटन और शांति है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने कई नई पहल शुरू की हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत को पर्यटन के लिहाज से आकर्षक केंद्र बनाने की दिशा में अहम पहल करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। इस पहल के तहत महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि वे नए पर्यटन उत्पादों, हेरिटेज वॉक, फूड टूर, नेचर ट्रैक और होम स्टे जैसे अनुभवों को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बना सकें। मंत्रालय ने अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल पर एक अतुल्य भारत कंटेंट हब की भी शुरुआत की है। इस कंटेंट हब में देश में पर्यटन से संबंधित फोटो, फिल्मों, ब्रोशर और समाचार पत्रों का एक समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। यह भारत आने वाले पर्यटकों के लिए उनके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करेगा। पल्लवी परमार के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमारे संवाददाता ने दिल्ली में कुछ विरासत स्थलों का दौरा किया और कुछ आगंतुकों से बात की। लंदन के केलेन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि भारत आना एक अविश्वसनीय अनुभव है। We came here just thinking it was just the minaret, which was enough to draw us so beautiful. And we realized when we got here that it's a whole archaeological site that's like 1,000 years old and it's incredible. Yeah, really beautiful place. So we're very excited to be here. और अब खेल जगत की खबरों के साथ है नवीन सक्सेना। मकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में कल भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना ताइवान की हसी पेईशान और हंग इन सू की जोड़ी से होगा। इससे पहले आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला जोड़ी ने ताइवान की सू यिन हुई और वू लू यू को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के एंग्स एनजी कॉलोंग से हार का सामना करना पड़ा। उधर क्रिकेट में कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से हार गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल तेलंगाना में हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगी। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में एक बिना लाइसेंस वाली सोने की खदान ढहने से 15 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 अन्य लापता हैं। ये घटना प्रांत के नागरी सुंगई अबू इलाके में हुई। पीड़ितों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी हैं। इंडोनेशिया में बिना लाइसेंस वाली खदानों में पिछले वर्षों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 264 अंक यानी 0.3% की गिरावट के साथ 85,571 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक यानी 0.1% गिरकर 26,178 अंकों पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 6 पैसे कमजोर हुआ। $1 की कीमत 83 रुपए 70 पैसे दर्ज की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा चालू वित्त वर्ष में देश 6.5 से 7% की जीडीपी वृद्धि हासिल कर लेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार चरम पर, राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहे हैं। मैसूरू लोकायुक्त पुलिस ने मूडा घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, कहा कि उनका देश शांति के लिए इच्छुक। इंडोनेशिया में पश्चिम सुमात्रा में एक गैर लाइसेंसी सोना खदान के धंसने से 15 श्रमिकों की मौत और 25 अन्य लापता। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।